इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, कितनी तरीके का होता है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। मेरे एक्सपीरियंस में जब भी हम पेशेंट्स को प्लेसेंटा प्रीविया के डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं या उनको हम कहते हैं कि आपकी आंवल नीचे लगी हुई है यूट्रस में, तो दो तरह के रिएक्शन आमतौर पे देखने में आते हैं। एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि डॉक्टर्स तो हर बार ऐसे ही कहते हैं, या कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको कि पहले ये हो चुका होता है और उनको कोई दिक्कत क्योंकि नहीं होती है, तो वो इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते और इसी सीरियसली नहीं लेने की वजह से थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको जब हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं, बार बार फोन करके पूछते रहते हैं अब ये हो गया, अब क्या करना है, अब ये हो गया, अब ये क्या करना है। दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा केयरलेसनेस होना भी ठीक नहीं है। करना आपको ये है कि आप सही बात को समझें और उसके अकॉर्डिंगली बिना टेंशन लिए हुए एक्शन ले। मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा भी इसलिए कि अभी आज ही मैंने अपनी एक पेशेंट को बताया कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है। उसने उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करी और इमीडिएटली दिखाने के बाद मैंने देखा कि वो अपनी स्कूटी चला के जा रही थी। शायद ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसका पिछली प्रेगनेंसी में भी लो लाइंग प्लेसेंटा था। उसने कहा हाँ मैडम पिछली बार भी था, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार आपको कुछ नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा केयरलेस बिहेवियर मेरे हिसाब से है और ये अननेसेसरी रिस्क को बढ़ाने वाली बात है। इस इंसिडेंस के बाद में ही मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया या आंवल का नीचे होना होता क्या है। तो जब भी प्रेगनेंसी शुरू होती है तो बच्चा तो यूट्रस के अंदर डेवलप होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के साथ साथ एक और चीज डेवलप होती है जिसको कि कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा यूट्रस के तरफ अटैच रहता है और इससे कॉर्ड निकलती है जो कि कॉर्ड के दूसरे एंड पे बेबी अटैच रहता है। बच्चे को जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है मां से वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू और कॉर्ड के थ्रू होके ही मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसकी जो सरफेस बेबी की साइड में होती है वो तो एक पूरी मेम्ब्रेनस सरफेस होती है, लेकिन जो सरफेस मदर की साइड में होती है या जो अटैच होती है यूट्रस से, वो एक पूल ऑफ ब्लड होता है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिनमें की कलेक्टेड ब्लड होता है और इतना सारा ब्लड होता है इसलिए क्योंकि बच्चे की सप्लाई की लगातार पूर्ति होते रहे, इसके लिए वो यहाँ पे इस तरह का ऑर्गन एक अटैच रहता है जिसको कि प्लेसेंटा या आंवल कहते हैं। जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है तो पहले बच्चा निकलता है, उसके बाद में जब हम लोग कॉर्ड को कट कर देते हैं तो बेबी अलग हो जाता है और बाद में एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ये आंवल भी या प्लेसेंटा भी रिलीज होके निकल जाता है। जब पूरा बच्चा डेवलप होता है तो उस वक्त प्लेसेंटा का जो साइज होता है वो रफली आप समझें कि एक क्वार्टर प्लेट के बराबर साइज का होता है, यानी कि काफी बड़ा साइज होता है प्लेसेंटा का। अब मदर साइड पर ये अटैच कहाँ होता है? यूट्रस में ये कहीं पर भी अटैच हो सकता है। जैसे कि एक यूट्रस का मॉडल है, इसमें ये आगे से इसकी कट सरफेस दिखाई गई है जो कि आगे की सरफेस है, ये पीछे की और ये इधर, और ये है जो नीचे दिखाया गया है, ये है बच्चेदानी का मुंह या यूट्रस का मुंह जिसको सर्विक्स भी कहते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये कहीं पे भी अटैच हो सकता है, पीछे की सरफेस पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आगे की सरफेस पे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है इस जगह पे। जब ये यहाँ पे इसके मुंह के पास में अटैच होता है तो उसी सिचुएशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे रूटीन में प्लेसेंटा यहाँ है और बेबी यहाँ पे है अटैच, तो पहले बेबी निकलेगा उसके बाद में प्लेसेंटा निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन अगर प्लेसेंटा यहाँ है मुंह की तरफ तो पहले प्लेसेंटा निकलेगा उसके बाद में बेबी, और प्लेसेंटा जैसे मैंने आपको बताया पूल ऑफ ब्लड होता है उसमें, तो अगर वो मुंह खुलेगा और जहां पे कि प्लेसेंटा है तो बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग हो सकती है। और ये ब्लीडिंग जब इतनी ज्यादा होगी तो वो बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि बच्चे को फिर ब्लड कैसे मिलेगा, और माँ के लिए तो खतरनाक है ही क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड तो माँ का ही है। इसीलिए ये एक हाई रिस्क सिचुएशन हो जाती है। लेकिन क्या सारे ही प्लेसेंटा प्रीविया इतने रिस्की होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पोजीशन के हिसाब से प्लेसेंटा प्रीविया भी 4 तरीके के होते हैं। सबसे जो डेंजरस होता है वो होता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि पूरा का पूरा प्लेसेंटा मुंह पर ही होता है। इस सिचुएशन में ही सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसमें ही ज्यादा ब्लीडिंग होने का डर होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। उसमें वो पूरे मुंह पर ना होके सिर्फ एक तरफ होता है, थोड़ा सा, यानी कि आधा कवर होता है मुंह से। तो इसमें उतनी ब्लीडिंग तो नहीं होती, उतना डेंजर तो नहीं होता, लेकिन है तो मुंह पर ही,
तो इसमें भी डेंजर होता है। इसके बाद एक होता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि वो मुंह पर नहीं है लेकिन मुंह के किनारे तक रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। और एक जो सबसे कम रिस्की होता है उसको हम बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा या टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया। ये लोअर सेगमेंट में तो होता है, ये लोअर सेगमेंट में तो होता है लेकिन एग्जैक्टली मुंह पे नहीं होता, थोड़ा सा मुंह से दूर होता है। अगर प्लेसेंटा नीचे है भी तो दिक्कत क्यों होती है? मुंह तो बंद है, फिर दिक्कत की क्या बात है? डिलीवरी में जो दिक्कत होगी वो एक अलग बात है, पर अदरवाइज दिक्कत क्यों होती है? होता ये है कि यूट्रस में नॉर्मली ही, जो कि मरीज को फील नहीं होता, थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस होते ही रहते हैं। ये बढ़ जाते हैं जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्सर्शन करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो जब ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ है और कोई भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एकदम से वहां से, क्योंकि वो पीछे की साइड में तो पूरा पूल ऑफ ब्लड है ही, तो वहां से वो ब्लीडिंग होने का डर होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें सडनली पेनलेस ब्लीडिंग हो जाती है। तो एक प्रॉब्लम तो इसकी यही हो गई कि इसमें पेनलेस ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑन हो जाती है। और पेनलेस ब्लीडिंग होगी कितनी? तो जैसा हमने बताया कि 4 डिफरेंट तरीके के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं, सेंट्रल और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, उनमें ये ब्लीडिंग ज्यादा होती है। लो लाइंग प्लेसेंटा जो है तो लोअर सेगमेंट में लेकिन थोड़ा सा दूर है, उसमें आमतौर पे ब्लीडिंग अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है या नहीं भी होती। कई बार ये भी रहता है कि काफी केसेस में, काफी ज्यादा केसेस में जैसे जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होती है तो वो जो प्लेसेंटा पहले लो लाइंग लग रहा था, अब वो पता चलता है कि लो लाइंग एक्चुअली है नहीं, जिसको कि हम नॉर्मली समझाने के लिए ये भी कहते हैं कि प्लेसेंटा शिफ्ट हो गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि पेनलेस ब्लीडिंग हो जाती है। पेशेंट रात को सो रहा है और सडनली सुबह उठता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो रहा है, उसको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। पेनलेस ब्लीडिंग एक सबसे प्रॉब्लमेटिक सिम्टम है जो कि प्लेसेंटा प्रीविया वाले केसेस में हो जाता है। और अगर आप ज्यादा एक्सर्शन करते हैं तो इसके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। इसी बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से कई बार अगर किसी पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो उसको खून की कमी भी हो सकती है। और इसकी वजह से, क्योंकि बच्चे को भी दिक्कत हो जाती है जब बार बार ब्लीडिंग होती है, तो हम लोगों को बार बार स्कैन कराना पड़ता है और कभी कभी टाइम से पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करानी पड़ती है टू सेव बोथ मदर एंड बेबी। फिर इसके अलावा मदर में बार बार ब्लीडिंग होने से उसमें खून की कमी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के टाइम पे भी एक्सपेक्टेड होता है कि नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो ऐसे में कई दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा क्योंकि नीचे है और अगर पहले प्लेसेंटा निकलने लगेगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में जो कि सेंट्रल या मार्जिनल या पार्शियल में भी विजाइनल डिलीवरी प्रेफर नहीं की जाती, ये एक इंडिकेशन है अगर किसी को प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसकी डिलीवरी सिजेरियन रूट से ही करवानी चाहिए, तभी मदर और बेबी दोनों के लिए वो सेफ होती है। यानी कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इसीलिए इसमें आपको डॉक्टर से समझ के प्रॉपरली अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या इसके कोई रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिसकी की वजह से कुछ पेशेंट्स को प्लेसेंटा प्रीविया है और कुछ को नहीं है? आप सोच सकते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आपको काफी ध्यान रखना आपको पड़ता है। तो ये सवाल आपके दिमाग में होता ही है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। ऐसे इसका कोई निश्चित बहुत कारण नहीं है कि ये किसी को क्यों हो गया, कभी कभी पहले बच्चे में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। जैसे कि अगर किसी का पहले सिजेरियन हुआ हो या पहले कोई भी यूट्रस पे सर्जरी हुई हो, मायोमेक्टमी हुई हो या कोई और सर्जरी डीएनसी हुई हो, ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी जब होती है ऐसी सर्जरीज के बाद, तो संभावना नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है कि इन लोगों को प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बड़ी उम्र की लड़कियां जिनको की प्रेगनेंसी होती है उनमें भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस कंपेयर टू यंग एज के ज्यादा होते हैं। अगर किसी को ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसमें क्योंकि प्लेसेंटा का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें भी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा संभावना होती है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसी तरीके से रेयर केसेस में अगर यूट्रस की शेप एब्नॉर्मल है तो वो भी थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है प्लेसेंटा प्रीविया होने का। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है उनके सेकंड प्रेगनेंसी में भी फिर से प्लेसेंटा प्रीविया होने के या लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आपको अगर ये पता चल गया है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है कौन सी ग्रेडिंग का, यानी कि सेंट्रल है या पार्शियल है या मार्जिनल है या लो लाइंग है। अगर आपको चारों ही तरीके के प्लेसेंटा प्रीविया में
ये बात तो डेफिनेट है कि आपको ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। और अगर सेंट्रल या जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का है, सेंट्रल है या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि वैसे ही पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है, बिना किसी एक्टिविटी के भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हैं। तो अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते कि आपके डिलीवरी होने से पहले जितने कम एपिसोड्स आपके ब्लीडिंग के हों, उतना ही आपके लिए अच्छा। तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट रखना पड़ेगा। इसमें जो एक कॉमन बात मेरे एक्सपीरियंस में देखने में ये आई है, वो ये है कि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको बेड रेस्ट करना है, आपको नहीं घूमना-फिरना है। और जैसा कि हमारी सोसाइटी में अक्सर करके होता है कि घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या और जो लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं कि अरे डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्यों बेकार में रेस्ट करना है, आप रेस्ट करोगे तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। वो बात की ग्रेविटी को नहीं समझ पाते और वो प्रोवोक करते हैं इन चीजों के लिए कि नहीं नहीं रेस्ट वेस्ट मत करें, और फिर कई बार काफी सीरियस इमरजेंसीज खड़ी हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर के फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी समझाएं अगर ऐसा कुछ है तो। अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो मोस्टली आपको 7th-8th मंथ तक आते आते तक ये ठीक होने की संभावना काफी है, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो तब तक तो आप ध्यान रखें, बहुत एक्सर्शनल एक्टिविटी ना करें, जैसा कि मैंने बताया मेरी पेशेंट ने किया, ऐसा ना करें। उसको कुछ नहीं हुआ, ये लक की बात है, लेकिन जानबूझ के रिस्क ना लें। एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी तरीके का प्लेसेंटा प्रीविया हो, उसमें आपको सफर करने से, खुद गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग, चाहे वो किसी भी रूट से हो, प्लेसेंटा प्रीविया में हम लोग नहीं सजेस्ट करते कि आप किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग करें। सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करें इस टाइम पर, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से वही है कि वो एक तरीके से उसको एजिटेट करना जैसा हो जाएगा और उससे फिर ब्लीडिंग हो सकती है। आप अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जिससे कि जो डॉक्टर है उनको मालूम रहे और वो बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, और वो आपको टाइम टू टाइम आपके प्लेसेंटा की सिचुएशन के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करते रहें, और उसी अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट प्लान जैसा भी चेंज करना है वो करते रहें। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है जो कि लास्ट तक आपको चल रहा है, यानी कि डिलीवरी के टाइम तक, तो आपको डिलीवरी ऐसे ही हॉस्पिटल में करानी चाहिए जहां पर कि इमरजेंसी सिजेरियन की भी फैसिलिटी हो इमीडिएटली, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी हो, या बच्चे के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट भी हो, ऐसी ही जगह पे आपको अपनी डिलीवरी प्लान करनी चाहिए। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया एक सीरियस सिचुएशन है, लेकिन कुछ ही केसेस में, ज्यादातर केसेस में लो लाइंग प्लेसेंटा होता है जो कि ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब तक वो ठीक ना हो, आप केयरलेस ना हो, चिंता भी ना करें, केयरलेस भी ना हो, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।